नमस्कार। स्वर्गीय हरिहर निवास द्विवेदी द्वारा संकलित ग्वालियर के दस्तावेजों के अनुसार प्रतिहार वंश के महाप्रतापी सम्राट मिहिर भोज का शासन संवत 932 और 933 में ग्वालियर पर रहा। यह ग्वालियरगढ़ एवं सागर ताल के पास मिले 4 अभिलेखों से प्रमाणित होता है। इनमें श्री गोपगिरी के कोट्टपाल के रूप में अल्ल तथा बलाधिकृत अर्थात सेनापति के रूप में टट्ट का उल्लेख अंकित है। इन्हीं कोट्टपाल अल्ल ने ग्वालियरगढ़ की एक शिला को छेनी से कटवाकर विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। सागरताल से प्राप्त अभिलेखों में तुरुस्कों के रूप में मुसलमानों का भी उल्लेख है। 8वीं ईस्वी में नागभट्ट ने मुसलमानों को हराया होगा। यहाँ 10वीं शताब्दी के प्राप्त अभिलेखों में महेंद्रपाल के नाम का भी उल्लेख है, जो भोज के पुत्र थे। उनकी मृत्यु के पश्चात महीपाल ग्वालियर पर अधिकार किए रहे। 950 ईस्वी के आसपास कच्छपघात वज्रदमन ने प्रतिहारों से ग्वालियरगढ़ छीना। कच्छपघात राजाओं का अधिकार सन 1128 के लगभग तक इस क्षेत्र पर रहा। कछवाहों के इस राज्य में सिंघानिया, पढ़ावली, नरवर तथा सुरवाया तक का क्षेत्र शामिल था। इन राजाओं के समय में स्थापत्य एवं मूर्तिकला का विशेष प्रसार हुआ। ग्वालियरगढ़ में सास बहू के मंदिर, सिंघानिया का ककनमठ, पढ़ावली तथा सुरवाया के मंदिर इन्हीं के समय बने। इस वंश द्वारा ग्वालियरगढ़ पर अधिकार करने के पूर्व सिंघपानीय अर्थात सिंघानिया इनकी राजधानी था। वज्रदमन ने गोपगिरी को जीता, यह सास बहू के मंदिर से मिले अभिलेख से स्पष्ट है। सिंघानिया में मिले 1035 के अभिलेख में भी वज्रदमन कच्छपघात का उल्लेख है। इन अभिलेखों के अनुसार इनका वंश वृक्ष इस प्रकार है, देखिएगा जरा। लक्ष्मण, वज्रदमन, मंगलराज, कीर्तिराज, मूलदेव, देवपाल, पद्मपाल, सूर्यपाल, महीपाल, भुवनपाल एवं मधुसूदन। इस वंश के अंतिम राजा तेजकर्ण से परमार्दिदेव परिहार ने ग्वालियर का राज्य ले लिया। कैसे लिया, जरा बड़ी रोचक कहानी है। इसकी गाथा तो आज तक जनश्रुतियों में सुरक्षित है। हुआ कुछ यूं कि राजा तेजकर्ण अपना राज अपने भांजे परमार्दिदेव को सौंपकर देवसा के रणमल की राजकुमारी मारोनी से विवाह करने गए। विवाह करने के बाद 1 वर्ष बाद लौटे तो भांजे ने ग्वालियरगढ़ लौटाने से इनकार कर दिया। यह प्रेम गाथा ढोला मारू के नाम से आज भी जन जन का रंजन करती है। तो इस प्रकार कछवाहों के पश्चात इस अंचल का शासन परिहारों के हाथ में आया। संभवतः ये परिहार राजा कन्नौज के राठौड़ राजाओं के अधीन थे। परिहार राजवंश में सन 1129 से 1261 तक परमार्दिदेव के बाद रामदेव, हमीरदेव, कुबेरदेव, रत्नदेव, लोहांगदेव तथा सारंगदेव, इन 7 राजाओं का वर्णन मिलता है। मुसलमान इतिहासकार कहते हैं कि सन 1196 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर जीता। कनिंघम लिखते हैं कि सन 1210 में ऐबक के बेटे आराम शाह के समय हिंदुओं ने ग्वालियरगढ़ पुनः जीत लिया और 1232 तक यह परिहारों के पास रहा। कुरैठा ताम्रपत्रों के अनुसार ग्वालियर विजेता वस्तुतः प्रतिहार थे। उसके अनुसार नटुल पुत्र प्रताप सिंह के पुत्र विग्रह ने एक म्लेच्छ राजा को पराजित कर गोपगिरी को जीता। उसके चाहमान कल्हण देव की पुत्री लाल्हण देवी से मलयवर्मन प्रतिहार नामक पुत्र हुआ, जिसके सिक्के नरवर, ग्वालियर और झांसी में मिले हैं, जिन पर संवत 1280 से 1290 तक की तिथि अंकित है। सन 1235 में अल्तमस ने ग्वालियरगढ़ पर आक्रमण किया। खंगराय के अनुसार उस समय चौहान, जादौन, सिकरवार, कछवाहा, मोरी, सोलंकी, बुंदेला, बघेला,
चंदेल, ढाकर, पवार, खींची, परिहार, भदौरिया, बड़गूजर, ये सभी समुदायों ने मिलकर उसका मुकाबला किया, किंतु अंततः अल्तमश विजयी हुआ और राजपूत ललनाओं ने ग्वालियर में जौहर भी किया। विक्रम संवत 1177 के एक अभिलेख के अनुसार कच्छप घातों की एक शाखा नरवर पर राज्य कर रही थी। इसमें गगन सिंह, शारदा सिंह तथा वीर सिंह का उल्लेख है। जिस समय ग्वालियर पर मुस्लिम आधिपत्य हुआ, लगभग उसी समय सन 1247 में नरवर में एक नए राजवंश की स्थापना हुई। प्रतापी चाहड़ ने संवत 1304 में नरवर पर अधिकार कर लिया, किंतु संवत 1357 में अल्तमश ने नरवर को भी जीत लिया। उस दौरान इस वंश में आसल्य देव, नृपवर्मन, गोपाल देव एवं गणपति देव नामक 4 राजा हुए। विक्रम संवत 39 के कचहरी के अभिलेख में चाहड़ के पूर्व के किन्हीं जयपाल का नाम दिया हुआ है, जो अत्यंत पराक्रमी थे। वह रत्नगिरी नामक गिरीन्द्र के स्वामी थे। चाहड़ का उल्लेख सुरवाया व कदवाहा के अभिलेखों में भी मिलता है, जिनके अनुसार इन्होंने मालवा के परमारों को भी त्रस्त किया था। अतः संभवतः चाहड़ का राज्य आज के गुना जिले तक था। चाहड़ के पश्चात नरवर्मन राजा हुए। नरवर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार इन्होंने धार नरेश से भी चौथ वसूल की, तो यह निश्चय ही उनके प्रतापी होने का संकेत है। नरवर्मन के बाद उनके पुत्र आसल्यदेव का उल्लेख संवत 1319 तथा 1327 के भीमपुर और राई के अभिलेखों में मिलता है। इनके अनेक सिक्के भी मिले हैं, जिन पर संवत 1311 से 1336 तक की तिथि अंकित है। लगभग 25 वर्ष के शासनकाल में आसल्यदेव ने आज के संपूर्ण शिवपुरी जिले तथा गुना के कुछ भाग पर शासन किया। आसल्यदेव के पश्चात उनके पुत्र गोपाल देव राजा हुए। कचहरी के अभिलेख के अनुसार इन्होंने बुंदेलखंड के तत्कालीन राजा वीर वर्मा द्वारा किए गए आक्रमण को विफल कर दिया था और विजय प्राप्त की थी। यह युद्ध ईसागढ़ के नज़दीक बंगला नामक ग्राम में हुआ, जहां आज भी अनेक स्मारक स्तंभ खड़े हैं, जिन पर गोपाल देव की ओर से लड़ते हुए वीरगति पाने वाले वीरों के स्मारक लेख हैं। इस वीरवर्मन का शासन करेरा पर भी रहा होगा। नरवर के एक अन्य अभिलेख के अनुसार गोपाल देव के पुत्र गणपति देव ने संवत 1355 में कीर्ति दुर्ग अर्थात चंदेरी को जीता, किंतु इसके बाद यह वंश मुसलमानों की विजयवाहिनी से टकराकर समाप्त हो गया। सन 1375 में जब भारत पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया, तब भारत में मुस्लिम सत्ता डांवाडोल हो गई और अवसर का लाभ उठाकर तोमर वंश के वीर सिंह ने ग्वालियरगढ़ पर अधिकार कर लिया। उनके बाद उद्धरण देव 1400, विक्रमदेव गजपति देव 1419, डूंगरेंद्र सिंह, कीर्ति सिंह, कल्याण मल्ल और मान सिंह 1486 ये तोमर शासक हुए। उस समय तक तोमरों को प्रारंभ से ही मुसलमानों से लोहा लेना पड़ा। मालवा के हुशंग शाह और दिल्ली के मुबारक शाह डूंगरेंद्र सिंह को सतत कष्ट देते रहे। हुशंग शाह से पीछा छुड़ाने को उसे मुबारक शाह की सहायता लेनी पड़ी और उसे कर भी देना पड़ा, किंतु वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में सफल रहे। उन्होंने 1438 में नरवर किले को भी घेरा, जो उस समय मालवा के अधीन हो गया था। यद्यपि उस समय उनका यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ, किंतु बाद में नरवर तोमरों के अधीन अवश्य हो गया, क्योंकि उनकी वंशावली नरवर के जय स्तंभ पर उत्कीर्ण है। डूंगरेंद्र सिंह के 3 वर्षीय शासन के बाद उनके पुत्र कीर्ति सिंह ने 25 वर्ष शासन किया। उन्हें भी अपना शासन बचाए रखने के लिए कभी जौनपुर तो कभी दिल्ली को मित्र बनाना पड़ा। उनके पुत्र कल्याण मल्ल के समय की कोई महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख नहीं है,
किंतु कल्याणमल के पुत्र मान सिंह ने ग्वालियर के मान को बहुत ऊंचा उठाया। इनके शासनकाल में दिल्ली के बहलोल लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए। कभी कूटनीति से तो कभी धन देकर मान सिंह ने इस संकट से निजात पाई। बहलोल 1489 में मरा और सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। उसकी भी नज़र ग्वालियर पर थी, किंतु मान सिंह के प्रताप को भी जानता था। अतः उसने मित्रता का हाथ बढ़ाया और राजा मान सिंह को घोड़ा और पोशाक भेजी। मान सिंह ने भी 1000 घुड़सवारों के साथ अपने भतीजे को भेंट लेकर सुल्तान से मिलने बयाना भेजा और 1507 तक उन्होंने निष्कंटक राज्य किया। इस बीच 1501 में तोमरों के राजपूत निहाल से क्रुद्ध होकर सिकंदर ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। बहुत महत्वपूर्ण घटना है यह इतिहास की। किंतु मान सिंह ने अपने पुत्र विक्रमादित्य को भेजकर सुलह कर ली, लेकिन 1505 में यह शांति काल खत्म हो गया और यह जबरदस्ती की ओढ़ी हुई दोस्ती कब तक चलती आखिरकार। और सिकंदर लोदी ने फिर ग्वालियर पर चढ़ाई कर दी। इस बार मान सिंह ने भी आर पार की लड़ाई करने की ठान ली। लोदी की रसद काट दी गई और बेतरह कुटाई की गई। सिकंदर लोदी बहुत दुरावस्था में दिल्ली को भागा। इसके बाद 1517 तक मान सिंह ने निष्कंटक राज्य किया। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई ग्वालियर की ओर टेढ़ी नजर करने की। सिकंदर के बाद उसके बेटे इब्राहिम लोदी के मन में भी ग्वालियर गढ़ लेने की महत्वाकांक्षा जागृत हुई। जिस समय यह गढ़ घिरा हुआ था उसी समय मान सिंह की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र विक्रमादित्य अपने नाम को सार्थक नहीं रख सके। उन्होंने लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली। यहाँ तक कि पानीपत के युद्ध में वे इब्राहिम लोदी की ओर से लड़े। तोमरों की राज्य सीमा में वर्तमान गिर्द, मुरैना, श्योपुर, नरवर ये सभी जिलों के भाग शामिल थे। मान सिंह के काल में निर्मित मान मंदिर हिंदू स्थापत्य कला का अप्रतिम उदाहरण है। इस स्थापत्य को सजाने के लिए पत्थर को तराश कर बनाई गई मूर्तियां बेजोड़ हैं। शताब्दियां बीत जाने के बाद भी उनके रंग फीके नहीं हुए हैं। ग्वालियर गढ़ की जैन प्रतिमाएं भी उल्लेखनीय हैं, जो डूंगरेंद्र सिंह के कार्यकाल में निर्मित हुई हैं। इन प्रतिमाओं का 1527 में बाबर ने ध्वंस करवाया और इस घटना का अपने आत्मचरित्र में बड़े गौरव के साथ वर्णन किया। 200 वर्ष बाद जब मराठा सेनानायक पेशवा बाजीराव ने 1724 में मालवा व चंबल क्षेत्र को मुस्लिम आक्रांताओं से मुक्ति दिलाई, तो उनके द्वारा नियुक्त राणोजी सिंधिया, मल्हार राव होलकर व उदाजी पवार का आम जन ने हृदय से स्वागत किया। नमस्कार।